बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजबीन लेक्चर बॉटनी। आज हम अपना बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 द सेल स्टार्ट करने लगे हैं और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल, कि एक जनरल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो हमने जब सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है तो हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप में भी स्टडी कर सकते हैं फॉर मोर कन्वीनियंस, या फॉर मोर स्टडी वी आल्सो यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जिस तरह की स्टडी करनी है उस हिसाब से माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिसकी मदद से हम सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, इवन कि हम उनके ऑर्गेनेल्स को आइसोलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ सेल फ्रैक्शनेशन। यानी हम सेल फ्रैक्शनेशन के ज़रिए सेल में जितने ऑर्गेनेल्स उनको सेपरेट आउट करके उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, डिटेल में उनके फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि सेल फ्रैक्शनेशन के दौरान में हम करते क्या हैं। During the cell fractionation, the tissue are homogenized or disturbed with special instrument and the various part of the cell are separated by density gradient centrifugation। यानी centrifugation के ज़रिए हम उनकी density की बेस के ऊपर उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। यानी सेल्स हैं उनको बहुत हाई स्पीड के ऊपर रिवॉल्व कराया जाता है और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशन करते हैं कि जो सेल पार्ट्स हैं दूसरे सेपरेट आउट हो जाते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर या फेंड्रिप ट्यूब के अंदर जो हैं जब हम उनको छोड़ते हैं कुछ टाइम के लिए तो अपनी डेंसिटी की बेस पर लेयर्स बना लेते हैं। दिस सेपरेशन इज अचीव बाय स्पिनिंग द होमोजेनाइज्ड और डिस्टर्ब सेल्स इन अ स्पेशल मीडियम इन अ सेंट्रीफ्यूज एट मीडियम स्पीड। The various cellular parts separate out in different layers depending upon their size and weight and density or medium density of the medium। यानी पहले क्या किया जाता है, सेल का एक होमोजेनाइज्ड यानी डिफरेंट, मतलब हमारे पास सेल्स हैं, हम उनको पहले होमोजेनाइज्ड करते हैं या हम उनको डिस्पर्ट कर देते हैं, मतलब हम उनको सेपरेट आउट करते हैं बाय एंजाइम्स, बाय केमिकल्स। फिर उसके बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन उनकी करते हैं, यानी उसके लिए सेंट्रीफ्यूज के अंदर उसमें एक अपेंड्रिफ ट्यूब होती है, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब बड़ी होती है, अपेंड्रिफ ट्यूब एक छोटी सी ट्यूब होती है। उस होमोजेनाइज्ड मिक्सचर को जो है उस या डिस्टर्ब मिक्सचर को अपेंड्रिफ ट्यूब में डाल दिया जाता है। अपेंड्रिफ ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज के अंदर रख देते हैं, वो उसको बहुत हाई स्पीड के ऊपर स्पिन करता है, बिल्कुल वैसी स्पिनिंग होती है जैसे हमारे जूसर के अंदर हो रही होती है। स्पिन करता रहता है जिसकी वजह से उस स्पिनिंग की बुनियाद के ऊपर जो सेल कंटेंट्स होते हैं वो अपनी डेंसिटी, अपने वेट, अपने साइज़ की बुनियाद के ऊपर सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम उसको ठहराते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो लेयर्स बनी हुई होती हैं, उन लेयर्स की बेस पे हम उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। Some cellular components require very high speed of separation from other parts of the cell. This is achieved through ultracentrifugation। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ सेल कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन की बुनियाद पे सेपरेट आउट नहीं हुए होते हैं, फिर हम उनको मज़ीद स्पीड देते होते हैं, उसके लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस लेकर चलते होते हैं। तो सेल की जब हमने स्टडी की तो हमें पता चला कि सेल के जो हैं 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा खैर हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल के अंदर आपको उसके साथ सेल वॉल भी मिल जाती है। इसके अलावा सेल साइटोप्लाज्म जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, और न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर और क्रोमैटिन मटीरियल। In the traditional system of classification of organisms, all organisms are divided into the plant and animals. The cell of plant and animal can be distinguished by the presence or absence of cell wall। तो उनके अंदर सेल वॉल की प्रेजेंस है प्लांट के अंदर, और एनिमल्स के अंदर आपको सेल वॉल नहीं मिलती होती है। Cell of animal and plant, absence of cell wall। Cell walls of the animals and plants are complex and have a distinct nucleus and are called the eukaryotic। तो इसके अलावा हम जब सेल्स को देखते हैं तो सेल हमारे पास 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें आपको जो बाकायदा न्यूक्लियस नहीं मिलता होता, बाकायदा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें हमें जो है वो न्यूक्लियस भी मिलता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी मिलते हैं। इसमें अगर आप देखें जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज़, दे कुड बी बिग एज एन ऑस्ट्रिच एग, मतलब इतना बड़ा भी हो सकता है जैसे एक ऑस्ट्रिच एग जो है, मतलब एक लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, और कुछ सेल्स इतने छोटे हैं कि आप उन्हें माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते।
उनका जो साइज़ है वो माइक्रोमीटर्स में होता है, और 1 माइक्रोमीटर जो है वो 1 × 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। तो बहुत छोटा साइज़ है, ये आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं दे सकता। तो द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू स्टडी द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इन डिटेल। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जो है वो मतलब इस काबिल बना दिया है कि हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसमें आपको तमाम ऑर्गेनेल्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो प्लांट सेल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो ये जो है आपने जो है ये दोनों डायग्राम्स जो हैं वो बनाकर मुझे व्हाट्सएप करनी है, एक प्लांट सेल की और एक एनिमल सेल की। खैर, अब हम डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं, डिफरेंट सेल पार्ट्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल के केस में आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और प्लांट के केस में हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम कंपोजिशन देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। परसेंटेज के हिसाब से जो प्रोटीन्स हैं वो 60 to 80% हैं, और जो लिपिड्स हैं वो 20 to 40% जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। फर्दर इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट टू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। उसके हिसाब से हमारे पास 2 तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो पहले हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हुआ है, फिर आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस किया हुआ है। जो मोर एक्सेप्टेबल है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो खैर हम दोनों की को स्टडी करेंगे, दोनों के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमें क्या बताया जाता है। It was proposed earlier that cell membrane is composed of lipid bilayer sandwich between inner and outer layer of the proteins। तो ये कहा गया कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर, एक लेयर लिपिड की ये हो गई, एक लेयर लिपिड की ये हो गई, यानी 2 लेयर्स लिपिड्स की हैं विच आर सैंडविच बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। ये आपके पास प्रोटीन, ये आपके पास प्रोटीन। मतलब उन्होंने कहा कि जो यूनिट हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो एक सैंडविच की तरह है। जैसे सैंडविच में ऊपर और नीचे एक जैसी ब्रेड होती है और दरमियान में हम मटेरियल डालते हैं, तो वो कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से जो ब्रेड का काम है यहाँ पर प्रोटीन्स कर रही हैं, और जो अंदर मटेरियल है वो लिपिड और लिपिड्स की 2 लेयर हैं। आप देख सकते हैं एक लेयर ये वाली लिपिड की और एक लेयर ये वाली लिपिड की। लिपिड का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह से होता है कि एक हेड होता है ग्लोबुलर, और उसके साथ 2 जो है वो इस तरह से जो है हाइड्रोफिलिक रीजन्स की शक्ल के अंदर 2 चेन्स मौजूद होती हैं। तो एक लेयर इस तरह से ऊपर और एक लेयर इस तरह से नीचे है। तो इस तरह करते करते हमारे पास जो है लिपिड की 2 लेयर्स का स्ट्रक्चर जो है मौजूद है। This basic structure is called the unit membrane and it is present in all the cellular organelles. The modern technology has revealed that lipid bilayer are not sandwiched between the 2 protein layer। तो modern technology ने कहा कि नहीं, ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इस तरह से नहीं है मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। वो किस तरह से है? उन्होंने कहा कि जो प्रोटीन्स हैं, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स जो हैं वो एक प्रॉपर कॉन्टीन्यूस लेयर बना रही हैं, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन्स हैं they are not continuous and are not confined to the surface of the membrane but are embedded in lipid layer। उन्होंने कहा कि बेसिकली कैसे हैं कि ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। प्रोटीन्स देख के आप देख सकते हैं इस तरह से प्रोटीन जो है वो रैंडम मौजूद हैं, और किस तरह से कि लिपिड की एक कॉन्टीन्यूस लेयर चल रही है और उसके अंदर कहीं कहीं पर प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है। अब इस तरह से जो है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर मौजूद है इन अ मोज़ेक मैनर। मोज़ेक मैनर कहते हैं रैंडम मैनर को। This discovery led to the proposal of the fluid mosaic model। This model at present is the most accepted one, यानी ये है ज़्यादा accepted है। Cell membrane also contain charge pores through which movement of material take place both by active and passive transport। तो इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए चीज़ें मूव कर सकती हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती। जिन चीज़ों को अलाउ करती है उनकी मूवमेंट के लिए उसमें चार्ज पोर्ट्स मौजूद हैं। अब वो एक अलग बात है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चीज़ें मूव कर रही हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव कर रही हैं। नाउ वी हैव फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट, यानी इसका जो बेसिक फंक्शन है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। Transport of material is one of the vital role it plays for the cell। It offer a barrier between the cell content and their movement, their environment।
तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वायरमेंट और मतलब इन्वायरमेंट का मतलब है सेल से बाहर की जो कंडीशन है उसके दरमियान जो है वो एक बैरियर के तौर पे काम करती है। हर चीज़ सेल में दाखिल नहीं हो सकती है। इट अलाउ ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। Thus, if it is known as the differentially permeable or selectively permeable membrane. The substance which are lipid soluble cross it more easily than other. जो चीज़ लिपिड सोल्यूबल है वो आसानी से गुजर जाती है क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर लिपिड्स की जो है वो प्रॉपर लेयर्स मौजूद हैं। Therefore, it regulates the flow of material and ions to maintain definite gradient. Many small gas molecules, water, glucose, etc., being neutral, can also cross easily, while ions, being charged particles, have some difficulty to crossing. तो कुछ चार्ज पार्टिकल्स को क्रॉस करने में डिफ़िकल्टी होती है। Many substances which are not needed constantly enter the cell by passive transport. Others are taken up by against the concentration of gradient. They move from the area of low concentration to the area of high concentration. यानी कुछ चीज़ें नॉर्मल पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव करके चली जाती हैं, कुछ चीज़ें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव करके जाती हैं, और जो चीज़ें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव करके जा रही होती हैं उसको हम कहते हैं कि दे आर मूविंग अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो इसको हम कहते होते हैं अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इन मैनी सेल एनिमल सेल द सेल मेम्ब्रेन हेल्प टू टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। जो एक तो फंक्शन हो गया इसका ट्रांसपोर्ट, और दूसरे फंक्शन मतलब सिंपल ट्रांसपोर्ट किस तरह से मूवमेंट, और कुछ चीज़ों को ये इनफोल्डिंग्स के ज़रिए इनगल्फ करती है मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ लेके चली जाती है, और इनगल्फमेंट जो है वो कहलाती होती है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस, यानी इनगल्फमेंट ऑफ मटेरियल इज़ नॉन एज एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस किस तरह से कर रहा है? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सेल पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक मटेरियल आया, अब इस मटेरियल को इसने इनगल्फ करना है, ये मटेरियल इसके करीब आएगा तो ये इस तरह से एक एरिया बनाएगा, यहाँ पर वो मटेरियल आ गया, उसके बाद इसको क्लोज़ कर लेगा। क्लोज़ करने के बाद अब ये मटेरियल इसके अंदर सेल के अंदर आ गया। इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं एंडोसाइटोसिस। तो अब एंडोसाइटोसिस जो है वो दो तरह की हो सकती है। इट मे बी फैगोसाइटोसिस, इट मे बी पाइनोसाइटोसिस। अगर वो किसी सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ कर रहा है देन इट इज़ नॉन एज द फैगोसाइटोसिस। अगर वो किसी लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ कर रहा है देन इट इज़ नॉन एज द पाइनोसाइटोसिस। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का एक और काम है, अगर वो नर्व सेल्स के अंदर मौजूद है तो इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर टू कीप द कोऑर्डिनेशन। यानी इम्पल्सिस को ट्रांसफ़र करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन कर रही होती है, लेकिन वो नर्व सेल्स की सेल मेम्ब्रेन कर रही होती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज सेल वॉल विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ प्रोकैरियोट, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है, तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो कुछ हद तक डिफरेंट होती है, उसके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, उसकी केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट है। प्लांट का जो प्रोटोप्लाज्म है ये सेल वॉल सिक्रीट करता है। इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट। जिस तरह का सेल है उस हिसाब से सेल वॉल की थिकनेस होती है। तो सेल वॉल की 3 मेन लेयर्स हैं। एक हमारे पास है प्राइमरी वॉल, एक हमारे पास है मिडल लैमेला, और एक हमारे पास है सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमेला जो है वो 2 सेल्स के दरमियान होती है एंड इट इज़ फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी वॉल ऑफ द नेबरिंग सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, ये हमारे पास दूसरा सेल है, इसके दरमियान जो बनेगी दैट इज़ मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला जो है वो प्राइमरी वॉल, जो 2 नेबरिंग सेल्स हैं उनकी प्राइमरी वॉल के दरमियान बनती है। प्राइमरी वॉल अगर हम देखें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सम डेपोजिशन ऑफ पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, सेलुलोज, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज से। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये हमारे पास है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, जैसे यूँ यूँ करके, फिर उसके बाद जैसे बुनाई हुई होती है। ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है ये मोर स्ट्रेंथ देती है। द प्राइमरी वॉल इज़ अ ट्रू वॉल एंड डेवलप इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। The secondary wall is formed on its inner surface and it's comparatively thick and rigid. तो सबसे पहले जो वॉल, ये हमारे पास आ गया सेल, ठीक है। तो सबसे पहले जो वॉल बन गई वो बन गई प्राइमरी वॉल। फिर उसके बाद अंदर की तरफ अगर मोर थिकनेस की वॉल बनेगी तो वो होगी सेकेंडरी वॉल। अब ये मेरे पास दूसरा सेल है, तो इसमें भी प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल है। इन दोनों सेल्स के दरमियान जो है वो मिडल लैमेला है। तो इस तरह से सेल वॉल जो है वो मौजूद होती हैं। और सेल वॉल की जो सेकेंडरी वॉल है उसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन, लिग्निन एक्सेट्रा। हमने ऊपर पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो डिफरेंट होती है यूकैरियोटिक सेल वॉल से। तो वो किस तरह से डिफरेंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता,
इट्स स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज़ पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन। तो फिर कैसे स्ट्रेंथनिंग मिल रही है इसको, यानी बैक्टीरिया में जो है वो फिर बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन अगर हम देखें तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन मौजूद है। फंगस की जो सेल वॉल है इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। इंपॉर्टेंस क्या है सेल वॉल की, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल एंड कीप इट रिजिड, इट डज़ नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू मटेरियल पासिंग थ्रू इट, यानी ये टोटली परमेएबल होती है, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आसानी के साथ सेल वॉल को क्रॉस कर सकती हैं। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। तो आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम बनाकर आज शाम तक जो है वो मुझे सेंड कर देनी है। लेकिन अपनी डायग्राम जो है वो बुक को में देख कर नहीं बनानी, पहले आप इसको देखेंगे अच्छी तरह से, इसको मेमोराइज़ करेंगे, उसके बाद बना के आप मुझे लेबल करके सेंड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।